अगर तुम यहाँ पर चार्ट पैटर्न को नज़र डालो तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर जो ग्रीन ब्लैक लाइन है वो यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज का काम कर रही है, और 200 डे मूविंग एवरेज को यहाँ पर इसने क्रॉस कर दिया है कहीं ना कहीं। अगर हम थोड़ी सी अच्छी सी नज़र डालें ना तो स्टॉक ने यहाँ पर अपना अच्छा खासा व्यू तोड़ा है, यानी 200 डे मूविंग एवरेज को उसने तोड़ दिया था। देन ग्रेजुअली उसके अंदर अपवर्ड मूवमेंट आई एंड बाउंस बैक आया, जिसको हम अभी चार्ट पैटर्न में समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा हुआ कि यहाँ पर ऐसा बाउंस बैक आया। अगर तुम देखो बाउंस बैक आने की सबसे पहली कारण क्या है, अगर हम यहाँ पर 5 डे का देखें ना तो हमें पता चलेगा कि ओके यहाँ पर से ना ये गिरावट हो गई थी और 50 डे मूविंग एवरेज को जो है उसने तो तोड़ ही दिया था, बट एट द सेम टाइम 200 डे मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया था। अब ऐसा होता है ना कि वो तोड़ने के बाद ये अच्छा खासा लोअर सर्किट में चले गया था फॉर द पीरियड ऑफ, यहाँ पर अगर हम देखें तो 11 अगस्त से लेके 11 अगस्त तक, यानी ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटा यहाँ पर आराम से यहाँ पर लोअर सर्किट में चले गया था। तब क्या हुआ ना, कई सारे लोगों ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा या फिर एक बड़े प्लेयर ने एंट्री ली, क्योंकि यहाँ पर हमें वॉल्यूम देखने मिल रहा है ना वो बहुत ही कड़क देखने मिल रहा है यहाँ पर। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक एंट्री हुई एंड देन द स्टॉक ग्रेजुअली मूव्ड अप फॉर 13%। तो यहाँ पर कई सारे लोगों ने उसे देखा एंड दैट इज व्हाई दे एंटर्ड इन द स्टॉक। अब यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है एंड डोंट नो कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। और अगर तुम भी उसमें से एक हो ना तो यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऑपरेटर्स ने कोई गेम खेला एंड देन द स्टॉक इज गोइंग डाउन। यहाँ पर अगर तुम देखो ना तो ये ऑपरेटर्स ने गेम तो नहीं खेला, बट हमें कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें स्टॉक को पुश करने की कोशिश की गई है ओनली बिकॉज अगर तुम देखो तो स्टॉक को पुश करना ज़रूरी भी था, नेसेसरी भी था। अगर तुम देखो ना तो यहाँ पर वॉल्यूम इतनी खासी नहीं हुई है, मतलब ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड नहीं हुआ है, मतलब ज़्यादा लोगों ने इसमें नहीं किया है। तो यहाँ पर एक अच्छे खासे बड़े इन्वेस्टर ने ही यहाँ पर अपना हाथ डाला है एंड देन ग्रेजुअली द स्टॉक मूव्ड अप। यहाँ पर अभी हमें क्या करना होगा, अगर हमें यहाँ पर लॉस हो रहा है फिनग्रो भाई ये तो बता दो, अगर हमें यहाँ पर लॉस हो रहा है तो क्या करना चाहिए, और अगर यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा हमें लॉस हो रहा है तो क्या करना चाहिए। देखिए अगर तुम्हें लॉस हो रहा है तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हमें यहाँ पर कितना देखने मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा देखने मिलेगा तो 2 से 3% का देखने मिलेगा। उससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना लॉस, अगर तुमने ऊपर से खरीदा है तो चलो उससे ज़्यादा भी पकड़ के चलो तो कितना पकड़ लोगे 3%। तो 3% लॉस क्या तुम बेयर नहीं कर सकते। आई होप कि अगर तुम स्टॉक मार्केट में हो तो तुम्हें इतना तो पता होगा कि स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज अ गेम ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट। तो हमें कभी प्रॉफिट होता है तो हमें कभी लॉस होता है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जब हम वैल्यू क्रिएशन की बात करते हैं, वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चलो वो सारी चीज़ों को साइड में रख के एक बंदा ट्रेडर है तो वो क्या करता है, वो उसको कभी प्रॉफिट होता है तो कभी लॉस हो जाता है, और इसी तरह से वो अपनी वेल्थ को है ना यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करता है, डिवाइड करके है ना अलग अलग लोगों को बांट देता है, जिसको कहते हैं हम ऑपरेटर्स, जिसको कहते हैं हम टैक्स कलेक्टर्स बाय गवर्नमेंट, जिसको कहते हैं हम यहाँ पर ब्रोकर्स, और ये सारी चीज़ों को वो प्रॉफिट बांट देता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने मिलती है। अब मूविंग टुवर्ड्स आवर टॉपिक, हमें क्या करना चाहिए। देखो भाई पहली बात तो है ना तुम्हें इतना कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए पहली बात तो है कि स्टील सेक्टर में काम करता है, और स्टील सेक्टर में इसके पीयर्स देखें ना तो हमें सबसे ऊपर जिंदाल स्टील देखने मिलता है, टाटा स्टील देखने मिलता है, लॉयड्स मेटल देखने मिलता है एंड देन दिस कंपनी कम्स अप। तो हमें देखने मिल रहा है कि ये कोई छोटी कंपनी नहीं है भाई, यहाँ पर अच्छी खासी मार्केट कैप के साथ यहाँ पर कंपनी बैठी है। मार्केट कैप अगर कंपनी का पता करें तो 1700 करोड़ के आसपास निकलता है, जो हमें एक अच्छी चीज़ बताती है। तो कंपनी के कॉन्स में देखें तो हमें कंपनी का कॉन्स दिख रहा है कि कंपनी के कॉन्स में कि कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है ना, प्रमोटर्स ने 21% यहाँ पर डिक्रीज कर दिया। जो स्टॉक का सबसे बड़ा कौन है, अगर यहाँ पर जो यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट आया ना उसके अंदर हमें देखने मिला कि थोड़ी सी इसकी अदर इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा देखने मिली, 333 करोड़ की अदर इनकम देखने मिली, जिसके कारण यहाँ पर हमें स्टॉक में मूवमेंट देखने मिली थी, जो हम यहाँ पर बिगनर्स नहीं समझ पाते हैं। जो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में बिगनिंग में आते हैं ना उन्हें यहाँ पर नेट प्रॉफिट से यहाँ पर सारा मतलब रहता है कि नेट प्रॉफिट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, चलो बढ़ गया खरीद लो, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि क्या स्टॉक ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छा कमाल किया है, अगर किया है तो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर सेल्स देख सकते हो तुम, यहाँ पर स्टील सेक्टर की सेल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अगर तुम देखोगे ना तो टाटा, यहाँ पर जो टाटा मोटर्स है उसने क्या किया, यहाँ पर तीसरी बार अपनी प्राइस की बढ़ाने की बात की। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर सीधा सीधा स्टेटमेंट दे दिया कि यहाँ पर कार बनती किससे है, अलग अलग मेटल से ही बनती है ना, एंड मोस्टली द थिंग यूज्ड इन इट इज स्टील। और यहाँ पर स्टील का यहाँ पर जो कारोबार है उसका यहाँ पर प्राइस बढ़ रहा है। अब प्राइस बढ़ रहा है तो एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ख़राब चीज़ है, यहाँ पर हमें लॉस हो रहा है, बट एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू जितना ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, क्योंकि हर एक बंदा प्राइस बढ़ा रहा है
ऑब्वियसली बढ़ाएगा ही, क्योंकि स्टील सेक्टर का यहाँ पर प्राइस बढ़ रही है। अब हर एक बंदा प्रॉफिट बढ़ा रहा है, यहाँ पर प्राइस बढ़ा रहा है, तो कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा होगा। कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो उनकी बैलेंस शीट में ज़्यादा बढ़ के शो होगा। ज़्यादा बढ़ के शो होगा तो हमें यहाँ पर डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, हमें यहाँ पर फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, स्टॉक की प्राइस में उछाल आएगा। हमें हर तरह से यहाँ पर इन्वेस्टर का फ़ायदा ही है, क्योंकि देखो यहाँ पर दोनों हाथ से ताली बजती है। अगर यहाँ पर कुछ हो रहा है ना तो वहाँ पर कुछ अलग होगा। अगर कस्टमर को लॉस हो रहा है तो यहाँ पर इन्वेस्टर को तो प्रॉफिट होगा ना। तो हमें ऐसे दो तरह से सोचना है। बट अगर हम यहाँ पर देखें ना तो हमें एक सबसे बड़ा डाउट यहाँ पर निकल के आता है कि क्या प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो चुकी है। देखो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि क्या हुआ था ना, OFS आया था, OFS। तो OFS क्या होता है ना, ऑर्डर फॉर सेल होता है। अपना जो प्रमोटर्स है वो लोग अपनी यहाँ पर होल्डिंग है ना उसको यहाँ पर ओपन मार्केट में है ना सेल करते हैं। यहाँ पर जब यहाँ पर IPO आता है ना, IPO, तो उसके साथ है ना अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर दो चीज़ें आती है। OFS भी आता है, मतलब यहाँ पर अपने जो इन्वेस्टर्स है वो है ना यहाँ पर जो प्रमोटर्स है वो कुछ % अपने स्टेक को डाइल्यूट भी कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी चलती है हमारे IPO में। तो हमें क्या देख के चलना है कि OFS आया, लेकिन आने के साथ साथ ही क्या हुआ ना, ये देखिए किसकी होल्डिंग कम हुई है। अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर जो आयोन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड है ना, तो उनकी होल्डिंग कम हो गई है। सिर्फ उनकी होल्डिंग ही जाते हुए दिखी है। और वो क्यों हुई है, क्योंकि इन्हें अपना OFS करना था और उसी को टाइम पे इन्हें अपना वो भी पेश करना था कि यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग कैसी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। तो उनने वो पेश कर दिया, लेकिन उन्होंने वो है ना प्रमोटर से रिड्यूस कर दिया और यहाँ पर पब्लिक में इंक्लूड कर दिया, ओनली बिकॉज यहाँ पर आगे जाके ओवरऑल तो इंक्लूड होने ही वाला है ना। क्योंकि देखो क्या होता है ना, यहाँ पर जब भी यहाँ पर OFS आएगा तो यहाँ पर FII तो यहाँ पर लेंगे नहीं, DII लेंगे नहीं, एक्सचेंजेस के पास तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो भी अगर प्रमोटर होल्डिंग बेचेगा तो भी पब्लिक के पास ही खाते में आएगा, FII होल्डिंग बेचेगा तो भी पब्लिक के खाते में आएगा। यहाँ पर जो बड़े बड़े प्लेयर्स है ना वो होल्डिंग बेचेंगे तो ओवरऑल यहाँ पर पब्लिक के खाते में ही आएगा। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर पब्लिक के खाते में ऐड कर दिया, इसके खाते में से निकाल के। अब क्या होगा ना, देखिए यहाँ से अभी तक कुछ कम हुआ नहीं है, ये खाली है ना यहाँ पर जो लिखा पड़ी है ना उसके अंदर हो रहा है। यहाँ पर अगर तुम गौर से देखो ना तो लिखा पढ़ी में हो रहा है और कोई भी चीज़ में नहीं हो रहा है। ओनली बिकॉज अगर तुम देखोगे ना तो हमें प्लेस्ड होल्डिंग का कुछ भी हमें हटते हुए देखने नहीं मिला है, हमें अर्निंग पर शेयर में कुछ हटते हुए देखने नहीं मिला है। और कई सारे फैक्टर्स रहते हैं जो यहाँ पर है ना प्रमोटर होल्डिंग के कम होने से और बढ़ने से है ना यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। अभी देखो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। अगर तुम्हारे पास यहाँ पर शेयर, अगर समझो तुमने अपना सोना यहाँ पर है ना दुकान पर गिरवी रखा है, ठीक है, तो क्या होता है ना, तुम क्या करोगे, यहाँ पर जो सोना है, ठीक है, तुमने सोना दे दिया, यहाँ पर गिरवी रख दिया और पैसे ले लिए, ठीक है। अब क्या होगा ना, यहाँ पर जो सोना है तुमने दिया था उसमें से कुछ % सोना है ना तुम यहाँ पर ले लोगे, तो यहाँ पर जो गिरवी सोना है वो गिरवी सोना भी कम हो जाएगा ना। आई नो मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल दे दिया, चलो इसको ऐसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तुम्हारे पास 75% पहले जो शेयर्स थे उसके बदले में तुमने यहाँ पर जो यहाँ पर गिरवी रखा था प्रमोटर की प्लेस्ड होल्डिंग, मतलब तुमने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर तुम्हारे पास 75, मतलब बैंक को दिखाया था कि हमारे पास है ना यहाँ पर 75% शेयर है, मतलब 75% शेयर हमारे पास है, और वो बैंक को दिखाया था और बोला था कि चलो हमें पैसे दे दो। अब बैंक ने पैसे दे दिए, यहाँ पर जो बोलते हैं हमें इसे प्लेजिंग, वो करके अब प्लेज्ड होल्डिंग तो हो गई। बट अभी क्या हुआ ना, हमने क्या किया कि यहाँ पर 25% है ना होल्डिंग निकाल दी। हम देखा कि 21% होल्डिंग निकल चुकी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 75% होल्डिंग में से है ना यहाँ पर 21% होल्डिंग निकल गई। अब बैंक देखेगा कि भाई हमारी यहाँ पर तुमने कहा था कि 75% है और तुमने पैसे ले लिए थे, अब हमें या तो पैसे वापस करो या तो तुम प्लेस्ड होल्डिंग है उसको बढ़ा दो। तो यहाँ पर क्या होगा ना, प्रमोटर का जो प्लेस्ड होल्डिंग है ना वो आधी थी। अगर तुम प्लेस्ड होल्डिंग देखोगे ना तो यहाँ पर प्रमोटर की प्लेज में, यहाँ पर कॉन्स में दिखेगा कि प्रमोटर की प्लेस्ड होल्डिंग 35 थी, मतलब तो फिर क्या होगा 75% का, मतलब 75% का 35% जो है ना वो होल्डिंग प्लेज थी। अब क्या होगा ना, यहाँ पर 75% नहीं रहा है, ये अभी हो गया है 53। अब 53% का 35 नहीं होगा, अब 53% का यहाँ पर 45 हो जाएगा। तो तुम समझ रहे हो किस तरह से चेंज होगा, यहाँ पर प्लेस्ड होल्डिंग चेंज हो जाएगी ना। यहाँ पर मतलब तुमने जो यहाँ पर बैंक से लोन लिया है, तुम यहाँ पर अगर देखोगे तुमने बैंक से यहाँ पर 100 करोड़ का लोन लिया है समझो, तो यहाँ पर कितने शेयर को प्लेज करके लिया है, अपने 35% शेयर्स को प्लेज करके लिया है, ठीक है। यहाँ पर समझ लो 75 शेयर्स है तुम्हारे पास, उसके 35% शेयर्स को तुमने प्लेज किया है। अब क्या होगा ना, यहाँ पर 75 शेयर्स चले गए, लेकिन अभी बचे कितने, 53 शेयर्स बचे। तो अभी 53 शेयर्स है ना उसका 35% तुमने यहाँ पर नहीं किया है,
क्योंकि वो उसका 35% 100 करोड़ नहीं आएगा, 53% का तुम्हें ज़्यादा करना पड़ेगा। जिस तरह से ये वैल्यू 30 यहाँ पर जो है 100 करोड़ की वैल्यू जो एक्स अमाउंट है वो कांस्टेंट रहे, क्योंकि अगर ये वैल्यू कम हो जाती है ना तो यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट नहीं रहेगी। अगर तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट जो लोग समझ गए हैं वो ये समझ गए होंगे कि प्रमोटर्स की जो प्लेज्ड होल्डिंग है ना वो यहाँ पर हमें कम होते हुए नहीं दिखी है। हमें यहाँ पर प्रमोटर्स की प्लेज्ड होल्डिंग जो है ना वो बढ़ जानी चाहिए थी, मतलब जितने परसेंट की प्लेज्ड होल्डिंग है ना वो बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन वो हमें कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नहीं दिखी है, जिसका मतलब सीधा सीधा ये है। और सेकेंडली हमें यहाँ पर कोई बयान ऑफिशियल देखने नहीं मिला है कि यहाँ पर OFS हो चुका है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने मिल रही है, जिसका हमें सीधा सीधा मतलब क्या दिख रहा है कि यहाँ पर जो प्रमोटर्स की यहाँ पर होल्डिंग है ना वो खाली एक जल्दबाजी में इसमें शो कर दिया है, ओनली बिकॉज आगे जाके अगले क्वार्टर तक तो ये ऑफिशियल जो OFS है वो हो ही जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें होते हुए देखने मिल जाएगी। तो इसके लिए इन्होंने ना अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न शेयर करने के लिए ये शेयर कर दिया। अभी आगे जाके ये सारी चीज़ें हो ही जाएगी। अगर तुम्हें नहीं समझा तो मैं फिर से तुमको एक बार समझा देता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे पास इतने शेयर्स है, तुमने इतने शेयर्स पे के मतलब तुम्हारे पास इतना सोना है, तो यहाँ पर क्या किया तुमने, कहा कि हमारे पास ये घर है, समझो एक यहाँ पर बैंक को बोला कि हमारे पास ये घर है और तुम इसके घर के बदले हमें पैसे दे दो, ये घर तुम्हारे सामने है, गिरवी रखा हुआ है। लेकिन अभी तुमने क्या किया पता है, ये घर की कुछ प्रॉपर्टी है ना बेच दी, ठीक है। तो इसके बदले में यहाँ पर आधा घर जो था ना, आधा घर वो तुमने यहाँ पर प्लेस्ड कर दिया था, मतलब गिरवी रख दिया था और पैसे ले लिए थे। अब तुमने क्या किया, यहाँ पर थोड़ी सी होल्डिंग बेच दी, तो तुम्हें यहाँ पर आधा घर नहीं देना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा है ना बढ़ा देना पड़ेगा जितनी इसकी वैल्यू थी। मतलब तुमने यहाँ पर पहले इतना दिया था ना, अभी तुम्हें थोड़ा सा और बढ़ा देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो साइड है ना, ये वाली साइड ये चले गई है, तो तुम्हें इसके वो एडजस्ट करने के लिए हमें इसके अंदर यहाँ पर पूरा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हमें जो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें यहाँ पर जो देखने मिल रहा है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो चुकी है, तो हमें प्लेज्ड होल्डिंग जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए देखने मिलनी चाहिए थी। बट अगर प्लेज्ड होल्डिंग नहीं बढ़ी है, इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि अभी तक OFS पूरी तरह से हुआ नहीं है। जब हो जाएगा सो वी विल बी अपडेटिंग यू। अब अगर तुमको ये बात समझ में आई है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तुमने अगर अभी तक वीडियो को देखा है, इसका मतलब तुम्हें कुछ ना कुछ हमें यहाँ पर हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है। और अगर यहाँ पर तुमने देखा होगा कि हमने यहाँ पर 3 से 4 बार यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की एंड आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। आई नो कि कई सारे लोगों को समझा नहीं होगा, एंड इफ यू डोंट जस्ट गेट इट द आंसर तो हमें यहाँ पर कमेंट कर सकते हो, वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू, और यहाँ पर हमारा प्रॉमिस है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।